Assessment of nutritional status. Historically, undernutrition has been divided into clinical syndromes of kwashiorkor, marasmus, and a mixture of both. Kwashiorkor, first defined in children, occurs when carbohydrate, which is basically the major dietary energy source, and protein is relatively absent from the diet for a prolonged period. A key component of diagnosis of kwashiorkor include the hypoalbuminemia. Hypo means lower levels of albumin. Other clinical features include edema, ascites, dermatitis, thin brittle hairs, hepatomegaly, and muscle wasting, and adipose tissues remain preserved. तो ये ऑलरेडी भाई आप इन चीज़ों को जानते हैं। क्वाशरकोर क्या होती है, बच्चों में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, लेकिन यही साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो हमने ओल्ड इंडिविजुअल्स के अंदर देखना होता है। ठीक है, कि क्या फूड के इनटेक के साथ कोई इश्यूज रिलेटेड नहीं है। इसी तरह मरासमस इज आल्सो अ chronic deprivation of adequate dietary energy characterized by extreme weight loss and muscle wasting. मरासमस जब फिर वो फर्दर आगे सीवियर फॉर्म आ जाती है, और ये अगर लॉन्ग टर्म पे होगी तो बेसिकली स्टंटेड ग्रोथ इन चिल्ड्रन, लॉस ऑफ एडिपोज टिश्यूज, एंड जनरलाइज्ड वेस्टिंग ऑफ लीन बॉडी मास एंड विदाउट एडिमा। ये एक फर्क है भाई, उसमें एडिमा हो जाता है क्वाशरकोर में, मरासमस में एडिमा का एलिमेंट नहीं होता। दोनों कंडीशन जो है ना, इसमें हम अगर एडिक्वेट फूड इनटेक कर लें तो इसको हम रिवर्सिबल कर सकते हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि अगर हम टाइमली आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाएं तो फिर इंटरवीन करके चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। सीरम एल्ब्यूमिन along with other hepatic proteins such as transferrin and transferrin and body weight are easily measured. The paradigm was applied to adults in hospitals, institutions, and community settings. Hypoalbuminemia or other abnormalities such as total lymphocyte counts were judged to result from a kwashiorkor-like nutritional deficiency in protein intake. मैसेज क्या है अभी? मैसेज ये है कि यहाँ पे जो 2-3 बायोमार्कर्स आपके साथ शेयर किए गए हैं, जिसमें ट्रांसथेराटिन और ट्रांसफेरिन, एंड तीसरा इसमें आ जाता है एल्ब्यूमिन, और चौथे नंबर पे आ जाता है लिम्फोसाइट काउंट। तो ये चीजें जो है ना वो बायोमार्कर्स का काम कर सकती हैं, किड्स के अंदर भी और ओल्ड एज के अंदर भी। तो इनको चेक करके इनकी लैब वैल्यूज जो हैं वो आइडेंटिफाई करके हम गेस कर सकते हैं कि जो इंडिविजुअल की अंडर न्यूट्रिशन है उसकी वजह क्या फूड का इंटेक कम होना तो नहीं है, या फूड की डाइजेस्टिबिलिटी के इश्यूज तो नहीं है, अब्जॉर्प्शन के इश्यूज तो नहीं है, और इसको हमने ब्रॉडली क्या नाम दिया, स्टारवेशन का। Weight loss, muscle wasting, and low anthropometric measures compared to population normal values were attributed to a deficit energy intake. Using this diagnostic tool, the vast majority of patients in American healthcare systems are undernourished, with estimate ranging from 70% of hospitalized adults and 85% of the long-term care residences. इन पैरामीटर्स की बेस पे अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ दी ओल्ड पर्सन्स इन अमेरिका दे आर अंडरनॉरिश्ड। लास्ट कंपोनेंट पे हमारा आज की जो प्रेजेंटेशन है वो रिस्क असेसमेंट टूल्स पे बात होगी। हम क्वेश्चनर्स की बात करेंगे। रिस्क असेसमेंट की जब बात की जाती है तो इसमें बायोकेमिकल और एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स भी आ जाती हैं, और बॉडी वेट को मेजर करना, सीरम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स को मेजर करना, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस एंड ट्राइसेप्स, स्किन फोल्ड थिकनेस, बीएमआई, ग्रिप स्ट्रेंथ, एनर्जी होता है लैक ऑफ एनर्जी, एंड इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस। तो ये चीजें हम मेजर करके रिस्क को जो है वो असेस कर सकते हैं। लेकिन बात क्या की जा रही है कि नन ऑफ दी सिंगल मेजरमेंट इज हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक इन आइडेंटिफाई दी माल न्यूट्रिशन। यानी सिर्फ बॉडी वेट करके कह देना जी ये बंदा माल नरिश्ड है, या आप बीएमआई करके जो है ना वो कंक्लूड कर लें, तो ऐसा नहीं है। कोई सिंगल मेजरमेंट ऐसी इतनी सेंसिटिव और एक्यूरेट और स्पेसिफिक नहीं है कि on the basis of which we can claim about the malnutrition. So several
Indices, including both biochemical and anthropometric parameters, have been suggested to define the undernutrition. तो हाल क्या है कि भाई एक से ज्यादा चीजों को मेजर करें। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अच्छा टूल कौन सा है, what are the characteristics of good tool, so it should be reliable, यानी 3-4 बार रीडिंग लें तो वो सेम आनी चाहिए। क्लियर डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड्स, जैसे आप कहते हैं ना बीपी 80 to 120, तो एक रेंज आप डिफाइन करते हैं। इसी तरह बाकी जो सीरम बायोमार्कर्स हैं, लिपिड प्रोफाइल के हवाले से बात कर लो या शुगर के हवाले से बात कर लो, तो यू हैव द क्लियर कट थ्रेशोल्ड लेवल्स और वैल्यूज, तो ये होना भी जरूरी है। कंपेटेबिलिटी विद द स्किल ऑफ असेसर, ये भी बड़ी जरूरी है। जितना टूल जो है ना वो इजी टू ऑपरेट होगा, इजी टू असेस होगा, असेसर के लिए वो उतना ही ज्यादा बेहतर है। बायसनेस का लेवल उसमें कम से कम हो। पेशेंट्स की एक्सेप्टेबिलिटी भी मैटर करती है भाई, और स्पेशली नॉन इन्वेसिव जो है वो हम ज्यादा लाइक करते हैं। इनएक्सपेंसिव हो तो बड़ी अच्छी बात है। टाइमली उसके रिजल्ट्स मिल जाएं, एनर्जी कास्ट कम हो, टाइम कास्ट उसमें कम हो, तो ये प्लस पॉइंट्स हैं किसी भी टूल के। ब्रॉडली हम इन टूल्स को जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए यूज होते हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक कैटेगरी वो है जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर यूज हो सकती है, ठीक है, और एक कैटेगरी वो है जिसमें हम स्क्रीनिंग के लिए उसको यूज कर सकते हैं, नॉट यूज टू डायग्नोज क्लिनिकल अंडर न्यूट्रिशन। दूसरी कैटेगरी क्लिनिकल अंडर न्यूट्रिशन को, और फर्स्ट कैटेगरी जो है we want to screen out or identify the persons at risk for malnutrition। तो इसको हम न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग टूल्स का भी नाम दे सकते हैं, जैसे मील्स ऑन व्हील्स एंड स्केल्स। मील्स ऑन व्हील्स एंड स्केल्स जो हैं ये बड़े फ्रीक्वेंटली टूल जो हैं वो स्क्रीनिंग पर्पस के लिए यूज किए जा रहे हैं कम्युनिटी रेजिडेंसेस के अंदर। मील्स ऑन व्हील्स जो है इसमें अगर हम देखें तो ये पूरा जो ये 7-8 लेटर्स है ना, ये किसी ना किसी चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो मील्स का एम स्टैंड्स फॉर मेडिकेशंस। कोई बंदा मेडिकेशंस पे होगा तो उसका रिस्क उतना ही ज्यादा होगा माल नरिश होने का। ई फॉर इमोशनल प्रॉब्लम्स, यानी बंदा डिप्रेस तो नहीं है, एनोरेक्सिया का मसला तो नहीं है उसको। लेट लाइफ, हाँ जी, पैरानिया, पैरोनिया, लेट लाइफ पैरोनिया क्या होता है, बेसिकली एक मेंटल डिसऑर्डर होता है कि जिसके अंदर इंडिविजुअल जो है ना वो ये सोचना शुरू कर देता है कि मुझे जो खाने पीने को दिया जा रहा है ना ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। वो अपने आप को सेल्फ इंपॉर्टेंस देता है और फॉल्स बिलीफ होता है उसका इल ट्रीटमेंट का कि मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा है। इसी तरह स्वॉलिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ओरल फैक्टर्स हो सकते हैं, नो मनी और नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल जो हॉस्पिटलाइज्ड एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है उसको हम कहते हैं। वॉन्डरिंग डिमेंशिया, यानी उसकी वजह से वो बंदा, वॉन्डरिंग क्या होता है, बेसिकली घूमता फिरता रहता है, ठीक है, उसको पता ही नहीं होता है वो कहाँ कहाँ जा रहा है। मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ फिक्स्ड प्लान। और क्या होता है उससे जितना ज्यादा चलता फिरता रहेगा उसकी एनर्जी जो है उतनी यूटिलाइज होती रहेगी। बाकी ये सारे हाइपर लेवल हैं, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपर पैराथायराइडिज्म, एड्रीनलिज्म, हाइपरटेंशन, ये भी जितने मसले होंगे उतना ही माल न्यूट्रिशन के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हैं। इंटेरिक प्रॉब्लम्स हैं, गट सिस्टम अब्जॉर्ब प्रॉपर नहीं कर रहा, ईटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, लो साल्ट लो कोलेस्ट्रॉल डाइट्स अगर कोई ले रहा है तो वो भी चांसेस हैं उसके भी माल नरिशमेंट होने के। और सोशल प्रॉब्लम्स, स्टोन्स होना किसी किस्म के भी, चाहे वो किडनी है या लिवर है। तो मील्स ऑन व्हील्स बेसिकली निमोनिक, निमोनिक कहते हैं एक याद रखने के लिए जो वर्ड यूज किया जाए। ये अंडर न्यूट्रिशन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये फैक्टर्स जो है ना वो इंडिविजुअल के अंदर देखे जाएंगे, जिसमें जितने ज्यादा फैक्टर्स जो हैं वो ज्यादा निकलें उतने ही उसके अंदर माल नरिशमेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो इनको भी अच्छे तरीके से आपने याद करना है। दूसरा स्केल क्या है, उसका नाम ही स्केल है, और स्केल स्टैंड्स फॉर एस फॉर सैडनेस, C for cholesterol, A for albumin. So lower levels of albumin and lower levels of cholesterol both are indicators of malnutrition risk. Loss of 5% of body weight है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि 30 days के साथ कंपेयर कर लें। ईटिंग प्रॉब्लम्स भाई,
फिजिकल है, कॉग्निशन है, शॉपिंग एंड फूड प्रेपरेशन में अगर डिफिकल्टी आना शुरू हो जाए तो ये कम बायोमार्कर्स के साथ भी जो है ना, इंडिकेटर्स के साथ जो है वो स्केल हमें बता देता है कि रिस्क ऑफ मालन्यूट्रिशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सेकंड टाइप के जो टूल्स थे वो मैंने कहा था क्लिनिकल सेटिंग के अंदर यूज किए जाते हैं, और इनका मकसद क्या होता है कि फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस का पता लगाया जा सके। ठीक है, यानी एक तो सिचुएशन है ना जो एग्जिस्टिंग है, न्यूट्रिशनल स्टेटस एग्जिस्टिंग, उसको एवेल्युएट कर लिया जाए और फ्यूचर्स का अंदाजा लगाया जा सके कि उसके अंदर प्रिडिक्शन क्या है कि फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। इसमें हम भी दो टूल्स जो है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे, सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट और प्रोग्नोस्टिक न्यूट्रिशनल इंडेक्स हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, मिनी न्यूट्रिशनल असेसमेंट जो है ना वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये दोनों टूल्स जो हैं वो ग्लोबली यूज हो रहे हैं। इसके अलावा एक हम एपिटाइट के रिलेटेड भी आपसे बात करेंगे। तो फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट। सब्जेक्टिव टेस्ट है भाई, इसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यूज आपको नहीं मिलेंगी। यू हैव टू डिवाइड द इंडिविजुअल्स इनटू 3 कैटेगरीज। वेल नॉरिश्ड हैं तो उनको ए कैटेगरी में रख दें, मॉडरेट को बी में, सी में, सीवियरली माल नॉरिश्ड को। और इसमें हम असेस करते हैं टू असेस द रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट्स अंडरगोइंग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी। स्पेशली जो डिजाइन किया गया ना ये उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी की जाती है। उसमें देखा जाता है कि इसके बाद क्या इनका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो हो सकता है फ्यूचर में। इसके 4 एलिमेंट्स हैं, अभी हिस्ट्री के रिलेटेड हैं, और 3 एलिमेंट्स जो हैं वो इसकी एग्जामिनेशन के रिलेटेड हैं। नो लेबोरेटरी डाटा इज रिक्वायर्ड। दिस इज हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग द सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस। और एक स्टडी की गई जिसमें 102 हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स थे, 42 को क्लासिफाई किया गया वेल नॉरिश्ड, 17 को मॉडरेट और 41 को सीवियरली माल नॉरिश्ड। और जब इसकी बेस पे कॉम्प्लिकेशंस, सेप्टिक कॉम्प्लिकेशंस और नमूनिया इसके हवाले से इनको देखा गया, तो जो इंडिविजुअल्स थे वेल नॉरिश्ड उनमें 0.53 वैल्यू जो है वो मिली, और इसी तरह जो माइल्ड एंड मॉडरेट थे उनमें 0.69, और जो सीवियरली माल नॉरिश्ड थे उनके अंदर 1.8। तो ये बेसिकली रेशियोज थी, लाइकलीहुड रेशियोज होने के चांसेस, कॉम्प्लिकेशन होने की, तो मेजर किस्म की, सेप्टिक की, इंफेक्शन टाइप और नमूनिया। तो आप देख सकते हैं कि ये स्केल कितना इफेक्टिव था। इसने जितने हमने ये रखे थे सीवियरली मालनरिश्ड कैटेगरी के अंदर, उनके अंदर लाइकलीहुड भी उसी रेशियो से ज्यादा थी। ये वो स्केल है जिसके 4 पैरामीटर्स जो मैंने कहा था हिस्ट्री के रिलेटेड हैं, कि हमें वेट का पता होना चाहिए, डाइटरी इनटेक का पता होना चाहिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स को हमने देखना है। ये जो चंद लिखी हुई है यहाँ पे, इनकी बेस पे यहाँ पे आप अगर पाई जाती हैं तो आप ए में रख दें कैटेगरी के अंदर। अगर ये दो चीजें हैं, नन वाला एलिमेंट है तो आप बी कैटेगरी को टिक कर दें। और फंक्शनल इंपेयरमेंट जो है, और तीसरी चीज जो है इसके साथ दूसरा कंपोनेंट जो है वो इसका फिजिकल एग्जामिनेशन है, जिसमें सब क्यूटिनस फैट को देखा जाएगा, मसल वेस्टिंग, एडिमा, साइटीज, इन चीजों को देख के लास्टली वी विल प्लेस द इंडिविजुअल इनटू वेल नॉरिश्ड कैटेगरी और माइल्डली मॉडरेट मालनॉरिश्ड कैटेगरी या सीवियरली मालनॉरिश्ड कैटेगरी। दूसरा टूल जो है वो मिनी न्यूट्रिशनल असेसमेंट टूल है, और इसको वैलिडेट किया गया। वैलिडेट क्या होता है, बार बार कर करके स्टडी उसकी देखी जाए, अगर उसके रिजल्ट्स जो हैं वो सिमिलर आना शुरू हो जाए तो हम कहेंगे कि ये वैलिडेट हो गया। लॉन्ग टर्म केयर पॉपुलेशंस के अंदर इसको बार बार देखा गया है, और इसके अंदर 6 ग्लोबल असेसमेंट क्वेश्चंस हैं, 8 इसके डाइटरी क्वेश्चंस हैं, एंड सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ हेल्थ क्वेश्चंस भी इसके अंदर पाए जाते हैं। सब्जेक्टिव है, न्यूमेरिक वैल्यू आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव के वाले से नहीं मिलती, परसेप्शन आप बेस पे डिसीजन करते हैं। टोटल 30 इसके पॉइंट्स रखे गए हैं अभी इसके डिफरेंट पैरामीटर्स के। 125 हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स जो हैं उनको इसमें एवेल्युएट किया गया। और आगे मैं कंक्लूजन भाई आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि इसका स्क्रीनिंग का ये कंपोनेंट है अभी मिनी न्यूट्रिशनल असेसमेंट टूल का। इसमें आपको ABCDEF, ठीक है, और यहाँ पे आप 0 1 2 0 2 जो भी स्केल दिया गया उसके हिसाब से आपने यहाँ पे मार्क कर देना है।
और फिर ये आगे GHIJ, ये यहाँ से लेके R तक आपको इसमें असेसमेंट के रिलेटेड जो है ना वो बात की जाएगी। इसका फिर एक शॉर्ट वेरिएंट भी भाई अब आ चुका है जो कि चंद कंपोनेंट्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, और MNA इंटरनेशनल इनिशिएटिव और न्यू MNA शॉर्ट फॉर्म भाई न्यू वेरिएंट जो है वो यहाँ पे, ये ओल्ड वेरिएंट आप देख रहे हैं स्क्रीनिंग के लिए जो यूज किया जा रहा था, और न्यू वेरिएंट जो है वो बड़ा शॉर्ट वन है। The MNA short form has now been validated as a standalone tool for screening of malnutrition. इसमें काफ सरकमफेरेंस को मेजर किया जाता है भाई, ये आपका जो यहाँ पे देखते हैं ना घुटने और टखने के दरमियान एरिया, और स्पेशली जहाँ पे ये मसल्स आपको नजर आते हैं भाई, इसको हम काफ बोलते हैं, ठीक है। इस एरिया की मेजरमेंट की जाती है। एक हाइट है, ठीक है, ये पाँव की आप देख रहे हैं ना भाई इधर, काफ टेकन अराउंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द काफ, height measured without shoes from the floor to the back of the knee, ठीक है। और इन मेजरमेंट्स की बेस पे हम इंडिविजुअल्स को मालनोरिश्ड वर्सेस एट हाई रिस्क वर्सेस एज नॉर्मली नॉरिश्ड, तीन कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, जो स्टडी में जिसकी बात कर रहा था उसमें 75% ऑफ ओल्डर सब्जेक्ट्स कैन बी करेक्टली क्लासिफाइड यूजिंग MNA विदाउट यूजिंग एनी बायोकेमिकल पैरामीटर। तो प्लस पॉइंट क्या है इसका कि नॉन इन्वेसिव है, ठीक है, और वैलिडेशन इसकी जो है वो अच्छी खासी है। मजीद आप इसको भी देख लीजिएगा। तीसरा इसमें जो टेस्ट हम क्वेश्चनर की फॉर्म में आपसे शेयर करने जा रहे हैं टूल, वो सिंप्लीफाइड न्यूट्रिशनल एपिटाइट क्वेश्चनर है। नाम से इंडिकेट हो रहा है कि हमने एपिटाइट को असेस करना है क्योंकि एपिटाइट जो है वो एक मेजर रीजन है वेट लॉस की, और जब डिफेक्ट्स का हमें पता चल जाएगा कि एपिटाइट क्यों हो रही है, तो उसी हिसाब से उनको इंटरवीन करके हाई कैलोरिक सप्लीमेंट्स दे के या फीडिंग करके उसको बेहतर किया जा सकता है। Older subjects with a decrease in appetite and prospectively predicts weight loss over the next 6 months. तो ये टूल हमें हेल्प करता है ना सिर्फ आइडेंटिफाई करने में कि इस वक्त ओल्डर सब्जेक्ट्स कौन से हैं कि जिनकी भूख कम हो चुकी है, बल्कि इसकी बेस पे हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि अगले 6 माह में इनका वेट लॉस कितना होगा। इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी जो है वो काफी हाई साइड पे है। जी, तो ये भाई टूल है माई एपिटाइटिस। तो जस्ट ऑन 5 दिस स्केल ऑफ 5 इंडिविजुअल जब वो बताएगा कि बड़ी पुअर है, एवरेज, गुड एंड वेरी गुड, उस हिसाब से उसको आप टिक कर लेंगे या सर्कल कर लेंगे। व्हेन आई ईट उसके हिसाब से है। फूड टेस्ट के वाले से बात हो रही है। नॉर्मली आई ईट कम ज्यादा, 1 मील 2 मील 3 मील, तो इसकी बेस पे इसकी असेसमेंट हो जाएगी। डिटेल के लिए जो इसका नीचे सोर्स लिखा गया उस पब्लिकेशन को आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो ओवरऑल अब मैं कंक्लूजन की तरफ मूव करता हूँ। कंक्लूजन में बात की गई है, इट इज इम्पेरेटिव दैट वी रिवाइज आवर पैराडाइम थिंकिंग अबाउट अंडर न्यूट्रिशन टू डिस्टिंग्विश स्टारवेशन which is responsive to refeeding from cachexia which is resistant to refeeding। तो इनको हमें अच्छे तरीके से पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें आप रीफीडिंग करके इंटरवेंशन करके इंडिविजुअल जो है ना उसको दोबारा नॉर्मल कंडीशन पे ला सकते हैं। जबकि कैक्सिया वाली कंडीशन है तो उसमें फिर उस इशू के हवाले से, क्रॉनिक डिजीज के हवाले से ट्रीटमेंट रेजीम जो है उस पर काम करने की जरूरत है। Nutrition should be provided to every person with the exception that starvation will respond to nutrition but conditions associated with cachexia may not। तो अगेन सेकंड मैसेज क्या है कि हमें चाहे वो cachexia की वजह से उसका वेट लॉस था या स्टारवेशन की वजह से न्यूट्रिशन उसको जरूर प्रोवाइड करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि स्टारवेशन वाले को न्यूट्रिशन जो है वो बेहतर करेगी। Failure to distinguish starvation from cachexia can result in a failure to address the underlying pathophysiology, expose patients to unnecessary risk, or result in failure to improve the condition। तो अगर हम डिस्टिंक्शन नहीं कर सकेंगे तो अल्टीमेटली हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी cachexia की नहीं समझ सकेंगे, और अगर वो ना समझ सके तो फिर इंटरवीन नहीं कर सकेंगे। Further research into whether anti-inflammatory or
anti-cytokines interventions may impact appetite, increase food intake or reverse effect of cachexia is essential. ठीक है, ये भी हमने जिक्र किया है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी जितनी भी ये ज्यादा होती जाएंगी अल्टीमेटली भूख को सप्रेस करेंगी। तो अब बात क्या की जा रही है कि इसमें मजीद काम करने की जरूरत है ताकि इस तरह के केसेस में एपिटाइट को कैसे इंक्रीज किया जाए, फूड इनटेक को कैसे इंक्रीज किया जाए। ये सजेस्टेड फीडिंग है अभी जो जीरेट्रिक न्यूट्रिशन हम रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं और इसमें न्यूट्रिशनल असेसमेंट इन ओल्डर अडल्ट्स ये चैप्टर है जिसको आज हमने आपके साथ